नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज किस किस की फिक्र है? एक फिक्र दिल्ली की करेंगे। आखिर दिल्ली में अफवाहों का बुलडोजर किसने चलाया? एक मस्जिद, आधी रात का वक्त और शहर को सुलगाने की साजिश। 5 वीडियो इसमें डिकोड होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सा समीकरण है जिसने बीजेपी कांग्रेस के बीच सीट फिक्सिंग करवा दी। इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि कश्मीर की मशहूर डल झील की सुरक्षा दीवारों को क्या चूहों ने खोखला कर दिया है? वैसे चीन के हथियार भी कूटनीतिक चूहे ही हैं जिन्होंने वेनेजुएला और पाकिस्तान दोनों की शक्ति को अंदर से खोखला कर दिया है। जिनपिंग के कबाड़ हथियारों का भी इंस्पेक्शन आज फिक्र में होगा। वैसे ग्लोबल टेंशन हाई है। वेनेजुएला के तट पर पुतिन की सबमरीन है, इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि युद्ध होता है तो दुनिया ही नहीं, आपका, हमारा, सबका संसार बदल जाता है। लेकिन सबसे पहले ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड, नक्शा बदलने की वो सनक जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत इसी खबर से। फिक्र आपकी में आज का ट्रेंडिंग वर्ड है सनक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो सनक जिसके कारण वेनेजुएला में मिडनाइट तूफान को आते दुनिया ने देखा। वो सनक जिसके कारण वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदूकों का डर दिखाकर किडनैप कर लिया गया। वो सनक जिससे अब डेनमार्क भी दहशत में है। वो सनक जिसकी वजह से ग्रीनलैंड पर किसी भी दिन अमेरिका का कब्जा हो सकता है। वो सनक जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। वो सनक जिसकी वजह से अगर इस साल तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो हैरानी नहीं होगी। हम ये सारे कयास क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए ट्रंप के दिमाग में चल रही भविष्य की योजनाओं को डिकोड करना होगा। तेल के लिए वेनेजुएला पर अटैक किया गया, यह बात अब खुद ट्रंप मान रहे हैं, लेकिन तेल के बाद ट्रंप को क्या चाहिए, ये राज भी आज हम फिक्र में फाश करने वाले हैं। ट्रंप को अब ग्रीनलैंड का बेशकीमती खनिज चाहिए, वो भी हर हाल में, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उन्हें वहां सैन्य ऑपरेशन चलाना पड़े, डेनमार्क से ग्रीनलैंड को जबरदस्ती खरीदना पड़े, तो भी ट्रंप इस कदम से पीछे नहीं हटेंगे। और ट्रंप की यही खतरनाक मंशा इस समय यूरोपीय देशों में डर की असली वजह है। ट्रंप के नक्शा बदल देने वाली इस चाहत से पश्चिमी देशों में कैसी खलबली मची है, अब ये जुबानी शोले भी देखिए। और इसकी शुरुआत सबसे पहले व्हाइट हाउस से हुई। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, ग्रीनलैंड पर कब्जा अमेरिका के लिए जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सेना के इस्तेमाल का विकल्प अमेरिका के पास हमेशा मौजूद रहता है। ये वही कैरोलिन लेविट हैं जिनके बारे में ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि वो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मशीन गन चल रही है। और कल तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही लगा कि बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका सच में मशीन गन ही चला देगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की ये बातें सुनकर डेनमार्क की सर्दी में डर का पारा हाई हो गया। चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है, इसलिए जवाब डेनमार्क की प्रधानमंत्री की तरफ से भी जबरदस्त आया। मेट्रे फेडरिक्सन ने कहा, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यह न सिर्फ गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर भी है। ट्रंप के सख्त तेवरों को देखकर यूरोपीय देश भी फौरन हरकत में आ गए। सबने मिलकर व्हाइट हाउस के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के लीडर्स ने बाकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग ही अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। एक बार सुनते हैं ट्रंप पर पश्चिमी नेताओं की जुबानी फायरिंग, फिर यह भी जानेंगे कि ट्रंप को आखिर ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, इसके लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार क्यों दिखाई दे रहे हैं। पूरा यूरोप एक तरफ खड़ा है, एक सुर में बोल रहा है, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर एक्शन लिया तो इसका मतलब होगा नेटो खत्म। यानी नेटो टूटने का खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन क्या ट्रंप नेटो के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं? वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि नेटो गुट सिर्फ अमेरिकी फंड के दम पर चल रहा है। दिसंबर 2024 में यह तक बोला था कि नेटो के लिए यूरोपीय सहयोगी अगर इसी तरह रक्षा खर्च कम करते रहे तो अमेरिका के पास नेटो से हटने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प बचेगा नहीं।
आपको जानना चाहिए कि 2025 के लिए नेटो फंडिंग में अमेरिका का सीधा योगदान लगभग $750 मिलियन यानी 6,733 करोड़ रुपए है। नेटो के सभी सदस्य देशों के कुल सैन्य खर्च का लगभग 68 से 70% हिस्सा अकेले अमेरिका वहन करता है। नेटो के पास कुल लगभग 3.5 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें से 1.3 मिलियन लगभग 39% अमेरिका के हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप को नेटो की वैसे भी फिक्र नहीं है, उन्हें बस ग्रीनलैंड की चाहत है, किसी भी कीमत पर, चाहे डेनमार्क से खरीद कर या जंग लड़कर। सुनिए, एक दिन पहले जब ट्रंप से ग्रीनलैंड को लेकर प्रश्न हुए तो उन्होंने चीन रूस का नाम लेकर क्या संकेत दिया। ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है क्योंकि रूस और चाइना के जहाजों से घिरा हुआ है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री ऑप्शंस खुले हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। सवाल यही है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की कुल आबादी यह है करीब 57,000 लोगों की। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बहुत जरूरी है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए बनाया गया है। चूंकि यहां चीन रूस की गतिविधियां हाल के वर्षों में बढ़ी हैं, इसलिए अमेरिका इस पूरे द्वीप पर कंट्रोल हासिल करके जियोपॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखना चाहता है। एक और बात जो शायद बिजनेसमैन ट्रंप के इरादों को डिकोड करती है, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों का भंडार है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और सैन्य साजो सामान बनाने के लिहाज से ये बहुत अहम है। वर्तमान में चीन दुर्लभ खनिज के उत्पादन में अमेरिका से बहुत आगे है, उसका सिक्का चलता है और अमेरिका चीन को इस रेस में वो पीछे छोड़ना चाहता है। ये रेस जीतने के लिए उसे ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वेनेजुएला पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले रूस और चीन जैसे ताकतवर देश क्या ग्रीनलैंड पर चुप बैठे रहेंगे। यूरोपीय देश पहले से अमेरिका पर भड़के हुए हैं। रूस चीन के हित वहां ज्यादा हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले इलाके में अगर बारूद फटने लगे, विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। एक तरफ ट्रंप दूसरे देशों को धमका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो कॉमेडी करने में भी पीछे नहीं है। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप गदगद हैं और इस उतावलेपन में वो द ग्रेट अमेरिकन कॉमेडी शो चला रहे हैं। एक ऐसा शो जिसमें स्क्रिप्ट नहीं है, संयम भी नहीं है, सहनशीलता तो नहीं ही है और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति पद की गरिमा भी नहीं। अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कई रंग दिखाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नकल उतारी, जिस पर लोगों ने ठहाके लगाए। मैक्रों ने ट्रंप से कहा था किसी को बताना मत, लेकिन ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया। यहां तक कि ट्रंप ने ट्रांसजेंडर, वेटलिफ्टर और बॉक्सर्स की भी भद्दे तरह से नकल उतारी। कूटनीति का अपना स्तर होता है, निजी संबंधों का अपना, लेकिन ट्रंप तो सभी हदें पार कर रहे हैं। इसीलिए लोग उन्हें अमेरिका का सबसे स्तरहीन राष्ट्रपति कह रहे हैं। फिक्र की इस रिपोर्ट में आप भी ट्रंप के कॉमेडी शो की कुछ झलकियां देखिए। कुछ महीनों पहले टैरिफ पर ट्रंप और मैक्रो में निजी बातचीत हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने देश का हित देखते हुए अपनी बात रखी, लेकिन ट्रंप ने डींगे हाँकते हुए दुनिया को बताया कि मेरे धमकाने के बाद मैक्रो प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर कीमतें बढ़ाने के लिए राजी हो गए। मैक्रो ने कहा, यह किसी से मत कहना, लेकिन ट्रंप ने मैक्रो की नकल उतारते हुए पूरी दुनिया को बता दिया। ट्रंप शायद भूल गए कि कूटनीति धमकी से नहीं चलती, और अगर चलती भी है तो उसे गर्व से मंच पर सुनाया नहीं जाता। लेकिन ट्रंप को चुप्पी से एलर्जी है। ट्रंप ने सबके सामने ट्रांसजेंडर एथलीट्स को भी नहीं बख्शा। महिलाओं के खेलों को बचाने के नाम पर ट्रंप ने उनकी हंसी उड़ाई। ट्रंप मैक्रो का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रंप ट्रांसजेंडर एथलीट्स का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये वही ट्रंप हैं जो मादुरो के उनके डांस की नकल करने से इतना चिढ़ गए कि वेनेजुएला पर हमला कर मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। ट्रंप ने खुद बताया कि मादुरो उनके डांस की नकल करते थे। वैसे अगर एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति के डांस की कॉपी करे तो इसमें चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और उससे काफी पहले से ट्रंप का डांस वायरल है। रिपब्लिकन सांसदों को संबोधित करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने एंटरटेनमेंट का पूरा डोज दिया। एक राष्ट्रपति का काम नीति बनाना होता है,
मंच से चुटकुले सुनाना नहीं। एक राष्ट्रपति का काम समाज को जोड़ना होता है, दूसरे राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाना नहीं। और हमारी अगली खबर, जिसका कीवर्ड है धोखा। धोखा खाने वाले का नाम है वेनेजुएला और देने वाले का नाम चीन। वही चीन जिसके हथियारों पर भरोसा करके पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत से भिड़ने की गलती की थी। अंजाम क्या हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। कुछ वैसा ही भरोसा वेनेजुएला की सरकार भी चीन के हथियारों पर करती थी। लेकिन 3 जनवरी की रात जब अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो को पकड़ने पहुंची तो चीन के हथियारों ने अपनी काबिलियत के मुताबिक ही धोखा दे दिया। ना तो चीन के रेडार काम आए, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम। सिर्फ 59 मिनट के ऑपरेशन में एक देश के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया गया और तमाम आधुनिक हथियार धरे के धरे रह गए। आपको बता दें कि लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला चीनी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच वेनेजुएला ने $945 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर इसको बदलें आप तो करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए के चीनी हथियार खरीदे थे। पिछले 1 दशक में चाइनीज हथियारों पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने का सिर्फ यही मकसद था कि जब अमेरिका जैसा कोई देश वेनेजुएला पर हमला करे तो वो इन हथियारों की मदद से खुद की रक्षा कर पाए। लेकिन चीन के हथियार ऐन मौके पर धोखा दे गए। अमेरिका के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसकर घूमते रहे, लेकिन चाइनीज रेडार और तमाम हथियारों को भनक तक न लगी। अब जरा एक नजर उन चीनी हथियारों पर भी डाल लेते हैं जो वेनेजुएला की सेना का हिस्सा रहे हैं। सबसे पहले है चीन का JY-27A रेडार। इस रेडार के बारे में यह कहा जाता है कि स्टेल्थ तकनीक वाला लड़ाकू विमान भी इसकी नजर से बच नहीं सकता। लेकिन जब अमेरिका के हेलीकॉप्टर आए तो इसकी आंखें ही नहीं खुली। इसके बाद है चीन की C-802A एंटीशिप क्रूज मिसाइलें, जिन्हें समंदर में हमले के लिए तैनात किया गया है। लेकिन जब कैरेबियन सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत से उसके विमानों ने उड़ान भरी तो चीन की ये मिसाइलें भी जाम दिखाई दी। इसके अलावा वेनेजुएला में चीनी हंटर SHH-100 ड्रोन किलर सिस्टम तैनात किया गया है। 2 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पहचान कर फौरन चेतावनी जारी करता है। लेकिन 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के किसी भी सिस्टम ने कोई चेतावनी जारी नहीं की। इसके अलावा VN-16 टैंक और चांग फेंग सब मशीन गन भी वेनेजुएला ने चीन से खरीदी। लेकिन इसी चाइनीज माल पर भरोसा करना वेनेजुएला को भारी पड़ गया और जब उस पर अटैक हुए तो चीन का माल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। आमतौर पर पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास की पॉलिसी चलती है, लेकिन चीन के केस में विश्वास तो बहुत दूर, वक्त पर उसके हथियार इस्तेमाल में भी नहीं आते। अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए था। ट्रंप ने वो तेल हासिल कर लिया। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा। इसकी बिक्री की रकम पर भी अमेरिका का ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन अब वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण से रूस को कैसा नुकसान हो रहा है, इस क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बीच तनाव कैसे बढ़ चुका है, यह भी समझिए। इस डेवलपमेंट की शुरुआत होती है एक रूसी ऑयल टैंकर से जिसका नाम है मारिनेरा। यह रूसी ऑयल टैंकर वेनेजुएला के करीब था, जो वहां कच्चा तेल लोड करने के लिए पहुंचा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रू ने बोर्डिंग रोक दी और जहाज उत्तर की तरफ लेकर भागा। इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने टैंकर का पीछा करना शुरू कर दिया। इस काम में अमेरिकी नेवी की मदद भी ली गई। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जिस टैंकर की तस्वीर देख रहे हैं, ये वही है। रूसी टैंकर का पीछा करते अमेरिकी युद्धपोत इसमें दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिक अंत में इस टैंकर पर हेलीकॉप्टर से उतरे और टैंकर को हिरासत में ले लिया और अब इसे अमेरिकी सेना ब्रिटेन लेकर जा रही है। लेकिन यह मामला उत्तरी अटलांटिक में टर्निंग पॉइंट जैसा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर रूस को अमेरिका की चुनौती है। चूंकि टैंकर के बारे में कहा जा रहा है कि वो रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था, टैंकर के क्रू ने उस पर रूसी फ्लैग पेंट किया हुआ था, जिसके बाद मॉस्को भी फौरन हरकत में आया। वेनेजुएला के पास रूसी वॉरशिप और सबमरीन को तैनात कर दिया ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी रूसी टैंकर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन यह समझिए कि वेनेजुएला के पास अब रूसी सबमरीन तैनात है, रूसी युद्धपोत तैनात हैं। ये सब रूसी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा हैं जिन पर विनाशक हथियार लोडेड हैं। वहां अमेरिकी निगरानी लगातार चल रही है। ऐसे में यह पूरा इलाका रूस और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव का अगला केंद्र बन सकता है। जैसा हमने आपको बताया, ये
किस तरीके से इस जहाज को चेज किया गया और फिर इस जहाज को चेज करने के बाद इसे ब्रिटेन की तरफ, पहले अमेरिका ने इस पर एक तरीके से कंट्रोल हासिल किया और फिर अब इसे ब्रिटेन की तरफ ले जाया जा रहा है। मॉस्को हरकत में आया, यहां उसने अपनी तैनाती और बढ़ा दी और भविष्य में ऐसा ना हो यह सुनिश्चित करने की तरफ कदम बढ़ा दिए गए, जाहिर है। लेकिन यह घटना अभी तक रूस के हलक के नीचे नहीं उतरी होगी और आने वाले दिनों में यह एक घटना रूस और अमेरिका के बीच में सैन्य टकराव का एक बड़ा कारण बन सकती है। वेनेजुएला के करीब रूस के जहाज की तैनाती, यहां पर आप देख रहे हैं रूस के जहाज की तैनाती। यह है वो रूस का जहाज जिस पर आखिरकार, जिसको चेज करके अमेरिका ने जिस पर कंट्रोल हासिल किया और अब इसे ब्रिटेन की तरफ ले जाया गया है। लेकिन इस बात से खफा रूस ने यहां पर अपनी तैनाती और बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में उसका अमेरिका के साथ टकराव होगा, इस बात का अंदेशा बढ़ गया है। यूनाइटेड नेशन के मैरीटाइम कानून का हवाला भी दिया गया रूस की तरफ से। मैरिनेरा पर यूनाइटेड स्टेट्स के कब्जे से रूस बहुत गुस्से में है और यह भी कहा है कि किसी देश को जहाजों पर कार्रवाई का हक नहीं है। अमेरिका की तरफ से की गई यह कार्रवाई तमाम नियमों का उल्लंघन करती है। रजिस्टर्ड शिप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन का जो मैरीटाइम लॉ है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने किस तरीके से इसको चेज किया, मैरिनेरा टैंकर को पर जाकर अपने सैनिक उतारे और फिर इस टैंकर का रुख कर दिया गया ब्रिटेन की तरफ। यह बताता है कि अमेरिका वेनेजुएला के आसपास किसी महाशक्ति को फटकने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि चीन और रूस का अब यहां से कोई संपर्क रह जाए और इसीलिए उसने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला से यह बात कही है कि अब आप किसी को भी तेल नहीं देंगे, संपर्क नहीं रखेंगे जिनमें रूस, चीन और ईरान का भी नाम है। और यहां पर यह दिखाई भी दे रहा है कि अब किसी भी तरह की मौजूदगी वेनेजुएला के आसपास रशिया और चाइना की मंजूर नहीं है अमेरिका को। और यही ग्रीनलैंड के मामले में भी है। ग्रीनलैंड के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना के जहाज युद्धपोत वहां मंडरा रहे हैं वहां पर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर रशिया और चाइना, उनकी मौजूदगी यहां पर भी। यहां पर देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स के 2 ऑयल टैंकर कब्जे में लिए गए। अब एक और खबर आ रही है, यह सिर्फ मैरिनेरा नहीं, सोफिया तेल टैंकर के संदर्भ में भी खबर आ रही है। सोफिया तेल टैंकर भी रूस का हो सकता है एक और जहाज। मतलब ये 2 टैंकर हैं जिन पर कब्जा किया है अमेरिका ने, जो कि असल में रशियन टैंकर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने 2 ऑयल टैंकर कब्जे में लिए। मैरिनेरा के संदर्भ में हमने आपको जानकारी दी, कैसे चेज हुआ, कैसे जाकर अमेरिका ने उस पर कंट्रोल हासिल किया और अब उसे ब्रिटेन की तरफ रुख मोड़ दिया गया, ये हमने आपको बताया। और दूसरा सोफिया तेल टैंकर कैरेबियन सागर में सीज किया गया है। और फिक्र में अब कुछ ऐसे वीडियोस की बात जिसने दिल्ली की रात काली कर दी। इन तस्वीरों में आधी रात दिल्ली को जलाने की साजिश है। कल रात जब आप सो रहे थे उस वक्त देश की राजधानी के एक हिस्से में पत्थर प्रेमियों की टोली पुलिस पर हमले कर रही थी। मजहबी नारे गूंज रहे थे। वीडियो बनाकर लोगों को हिंसा के लिए बुलाया जा रहा था। यह तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना था। आपने सुबह से दिल्ली में ऑपरेशन तुर्कमान गेट के कई वीडियो देखे होंगे। शाम तक काफी डेवलपमेंट हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ सवालों के साथ खबर की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अब वो वक्त आ चुका है जब अतिक्रमण हटाने के लिए आर्मी ले जानी पड़ेगी, सेना को लगाना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने के विरोध में उपद्रवियों को दंगा करने का लाइसेंस बांटने वाले हैं कौन? आखिर भारत में कोई अतिक्रमण धार्मिक या मजहबी कैसे बन जाता है? क्या अतिक्रमण को मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए या सिर्फ यह देखा जाना चाहिए कि यहां पर बना हुआ स्ट्रक्चर वैध तरीके से बना है या नहीं बना है? एक प्रश्न यह भी कि अतिक्रमण को मजहब के नाम पर डिस्काउंट मिल सकता है। यह सवाल उन दंगा प्रेमियों और अफवाहों को फैलाने वालों के लिए है जो कानूनी एक्शन के खिलाफ हिंसा को रिचार्ज करना चाहते थे। आप वो 5 सबूत देखिए जब एक इशारे पर छिपकर बैठे पत्थरबाज अचानक सड़कों पर आ गए और पुलिस पर हमला बोल दिया।
कसम। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरा। और अब आपको दिल्ली को जलाने वाले कुछ कीवर्ड्स दिखाते हैं और बताते हैं कैसे वीडियो के जरिए मजहब के नाम पर आग लगाई गई। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाया जाना था। 32 बुलडोजर 50 डंपर के साथ पुलिस एमसीडी की टीम यहां पहुंचे। कार्रवाई शुरू होने वाली थी। इससे पहले खालिद मलिक और सरफराज मियां जैसे लोगों ने वीडियो बनाए जिसमें लोगों से तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास पहुंचने की अपील की गई और कहा इनकी रात काली कर दो। वीडियो में अफवाह फैलाई गई कि पुलिस प्रशासन वहां फैज़े इलाही मस्जिद गिराने आई है। वीडियो में मुसलमानों के साथ जुल्म वाली जहरीली लाइनें बोली गईं और कहा गया कि कुछ भी हो जाए मस्जिद टूटने नहीं देनी। और फिर जब वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब वो वीडियो देखिए, एक एक चेहरा पहचानिए। इसमें अफवाहबाजों की पूरी पिक्चर। मेरे भाइयों ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो ये सब तो और अंदर। इस वीडियो के बाद दिल्ली में आग लगाने वाले वीडियो की सप्लाई अचानक तेज हो गई। दंगाई अपने बिलों से बाहर निकलने लगे और अफवाह फैलाने लगे। दो और वीडियो आपके सामने रखते हैं कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखो, ये 1 2 3 क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही होगा। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। जब ये वीडियो वायरल हो गए, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए तो पुलिस पर हमला किया गया। ये सब करीब आधे घंटे तक लगातार चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने पत्थरबाज गैंग को खदेड़ा और फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आपको जो मस्जिद है उसके आसपास जो अतिक्रमण है वो हटाया हुआ नज़र आएगा। लगातार जो है बुलडोज़र यहाँ पर एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो बैरिकेड है वो आपको नज़र आएंगे और इसी तरह के कई बैरिकेड जो है वो मस्जिद के आसपास लगाए गए हैं। किसी भी शख्स को मस्जिद के आसपास जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो साफ नज़र आएगी। जो अतिक्रमण का हिस्सा था, देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है। इसी तरह के तकरीबन 20 बुलडोज़र जो है वो यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए पहुँचे हुए। काफ़ी तादाद में ट्रक जो है मलबा हटाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एमसीडी के डेमोलिशन शुरू होने के पहले 150 100 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुआ। फिर इनसे हमने बात की। बात करने के बाद बहुत सारे लोग चले गए। फिर भी थोड़ा लोगों ने इधर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। उसमें थोड़ा पत्थरबाजी भी हुई। तो पत्थरबाजी में 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजरीज हुआ। और अब ये समझिएगा, असल में पुलिस प्रशासन तुर्कमान गेट इलाके में 32 बुलडोजर और 50 डंपर लेकर क्यों पहुंची थी और क्या अफवाह फैलाकर दिल्ली को जलाने की तैयारी की गई थी। जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके पास अवैध बारात घर को तोड़ना था, लेकिन वीडियो में बताया गया कि पुलिस वाले मस्जिद तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। मस्जिद के पास कुछ अवैध दुकानें थीं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाना था, लेकिन झूठ यह फैलाया गया कि फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने के लिए तैयारी की जा रही है, जबकि गिराई जानी थी मस्जिद के पास अवैध तरीके से बनाई गई एक डिस्पेंसरी। और यह सब क्योंकि अवैध तरीके से बनाए गए स्ट्रक्चर्स थे, इसके लिए एमसीडी पहले ही नोटिस दे चुकी थी। मामला कोर्ट तक भी गया था, जहां मस्जिद कमेटी की हार हुई थी। मतलब एक्शन हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। इसके बावजूद
अफवाहें फैलाई गईं और हिंसा को अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई, जो सुबह 7 बजे तक चलती रही। बुलडोजर एक्शन के बाद अब उन दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लिस्ट लंबी है। इसमें अदनान, समीर, आदिल कासिफ और मोहम्मद कैफ जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की लिस्ट में मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम और इरफान भी हैं। अब सोशल मीडिया पर मौजूद एक एक वीडियो से दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में लगी हुई है। जो कोर्ट ये कह रहे थे हम बस ये हिस्सा तोड़ेंगे, तो इन्होंने तो वो भी हिस्सा तोड़ दिया। जो ऑर्डर नहीं थे वो भी हिस्सा तोड़ा इन्होंने। रात में आंसू के छोड़ के फायदा उठाया, पब्लिक को भगाया और काम दिखा दिया सारा उन्होंने। और ये पत्थरबाजी कह रहे हैं, पत्थरबाजी भी इन्हीं के लोग थे। हाँ, यहाँ कौन लोग थे? कौन लोग थे? ड्रेस में थे? कौन थे? अब वो यही बताएंगे कौन सा ड्रेस में थे। दूसरी बात ये है कि हमारे जो लोग यहाँ थे, जो कागज मांग रहे थे, कोर्ट के कागज दिखाइए आप, ये वो दिखाइए जो तुम्हारे पास ऑर्डर हो, तो वो उन लोगों को भी जेलों ने पकड़ के बंद कर दिया। मुसलमान की सूरत देखी और पत्थरबाजी चिपका दी इसके साथ। इल्जाम लगाया ये इल्जाम हमेशा से लग रहा है, यूपी से लगते लगते दिल्ली तक आ गया। हमारे एसओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो एज पर लॉ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे हाथ है वैसे मारे। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है, यहाँ पे रीढ़ गड्डी में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके साहब के साथ चले गए थे। हाँ, लोग सड़कों पे थे सर, काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे। जी काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की, बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। दिल्ली हिंसा की साग से अब सियासी धुआं किस तरह उठ रहा है, ये भी देखिए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पथराव किया, जो गलत है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ज़मीन जो है 123 प्रॉपर्टी में आती है, और ये तुर्कमान गेट का मसला है, और ये मस्जिद है। मस्जिद के बराबर में जो ज़मीन है वहाँ पर किसी टाइम में जगह थी, और वो वक्फ की ज़मीन है। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में, या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था, वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल्ली में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अब बात करते हैं जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की। इस कॉलेज को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद क्या है, खबर को समझाने के लिए हमने फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों एक मेडिकल कॉलेज का मामला सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आज की खबर यह है कि जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS वाली मान्यता रद्द कर दी गई है, और आसान शब्दों में अगर समझाया जाए तो 1 महीने के अंदर मान्यता छीन ली गई है। साथ में मेडिकल कॉलेज की बैंक गारंटी भी जब्त की गई है। यह फैसला फौरन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि यह फैसला किसने लिया? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के MARB यानी मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने MBBS कोर्स की अनुमति वापस ली है। एक और सवाल यह कि फैसला क्यों लिया गया, तो इसकी विस्तृत जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। एक वाक्य में आप यह समझिए कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह कहा है कि मेडिकल कॉलेज ने मानकों का उल्लंघन किया है।
अब सवाल है कि जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा। इसका जवाब यह है कि दाखिला ले चुके छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा, मतलब मान्यता प्राप्त दूसरे मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इसे कब मान्यता मिली थी? शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को 50 MBBS सीटों की अनुमति दी गई थी, जो अब छीन ली गई है। क्या पहले इसको लेकर कोई विवाद हुआ था? इस कॉलेज को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी हुआ था। 2025-26 के पहले बैच में कुल 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों के नाम लिस्ट में थे। सीट अलॉटमेंट लिस्ट में सिर्फ 7 हिंदू और 1 सिख छात्र था। इसका विरोध कई हिंदू संगठनों ने किया था। हिंदू संगठनों ने मेडिकल कॉलेज पर सीट बंटवारे में भेदभाव के आरोप लगाए थे। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन का साफ साफ शब्दों में यह कहना है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मानकों के उल्लंघन के आधार पर ही लिया गया है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने यह मांग की थी कि जब कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है तो इसमें हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिंदू छात्रों को जगह मिलनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS वाली मान्यता रद्द होने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम वहां गई, लोगों से बातचीत की और इस फैसले का असर क्या है यह जानने की कोशिश की। संघर्ष समिति से जुड़े लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज हम आपको हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन वाली पुरानी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जब उन्होंने हिंदू छात्रों की अनदेखी के आरोप लगाए थे। एडमिशन लिस्ट फौरन रद्द करने की मांग की गई थी। ढोल की थाप पर जयकारा लगाते और नाचे गाते ये संघर्ष समिति के वो लोग हैं जो पिछले करीबन 1 महीने से लगातार माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल एक्सीलेंस में जो 42 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और अभी कल शाम को जिस तरीके से NMC यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इस पूरे कॉलेज को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये समस्त हिंदू समाज जो जम्मू कश्मीर का और पूरे भारतवर्ष का और विश्व के दूसरे हिस्सों में रहने वाले, उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी आस्था का ध्यान रखा गया और NMC ने अपना जो टेक्निकल पैरामीटर्स पर उसकी इंस्पेक्शन करी और बच्चों के साथ में अन्याय होने से उनको बचा लिया। इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो संघर्ष समिति है ये राजनीतिक लोगों की नहीं थी। संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनकी थी। माता वैष्णो देवी की चढ़त की बात है, वहाँ आस्था की बात है, वहाँ सब लोग समझते हैं। पूरा देश जो था निराश था इसके लिए और मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जल्दी फैसला लिया। उन्होंने जल्दबाजी के अंदर पहले ही बच्चे अपने सेलेक्ट किए हुए थे, उनको पहले ही बताया हुआ था कि और उनकी एक लिस्ट आई और उन्होंने फटाफट पैसे जमा करा दिए। और उसके अंदर जो एक ही वर्ग, मैं कहूँगा एक ही धर्म से जो लोग आए, उससे एक जो हिंदू जो हमारे सनातन के मानने वाले लोग थे उनको आस्था को बड़ा ठेस पहुँचा। हिंदू संगठनों का विरोध अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। नेशनल मेडिकल कमीशन का तर्क है कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पूरी तरह नीट मेरिट के आधार पर हुए थे, इसमें कोई अनियमितता नहीं मिली थी। इस फैसले का आधार मानकों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि NMC की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, सडन इंस्पेक्शन किया, जिसके बाद रिपोर्ट दी गई। आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। रिपोर्ट की पहली बड़ी बात यह है कि कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम थी। ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी मानक संख्या से 65% कम मिले। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम थी। उदाहरण के साथ बताया गया कि एक दिन दोपहर 1 बजे तक OPD में सिर्फ 182 मरीज थे, जबकि मानक के मुताबिक कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग पुरुष और महिला वार्ड भी नहीं थे। अस्पताल में सिर्फ 45% बिस्तर भरे हुए थे, जबकि बिस्तरों की औसत भरी हुई स्थिति का मानक 80% है। ICU में भी सिर्फ 50% बेड ऑक्यूपेंसी थी। कई विभागों में रिसर्च लैब नहीं थी। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हीं मानकों के आधार पर हमने मान्यता रद्द करने का फैसला किया। लेक्चर थिएटर मानकों के अनुरूप नहीं थे। लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थी, मानक 1500 किताबों का है। केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे। मानक के मुताबिक कम से कम 5 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल होने चाहिए थे। Based on this particular report, we realized that there were gross shortcomings, and hence the National Medical Commission has decided to withdraw the LOP. We are very sure that eventually none of the students will suffer, and we take responsibility from the NMC side that this will not compromise the students who already gotten admitted. It will not compromise their rights and their stand to continue their study as a medical undergraduate.
शैक्षणिक कमियां, सुविधाओं की कमियां, ये एक पहलू जरूर है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद सियासत और आस्था की बहस का मुद्दा बन गया है। एक पक्ष का कहना है कि धर्म के नाम पर बांटने वाली सियासत हो रही थी, दूसरे का कहना है कि दबाव में यह फैसला लिया गया है। आप देखिए कैसे एक मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता पर सियासी तीर चल रहे हैं। ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया। बांटने वाली जो सियासत इस पे चल रही थी, वो विवाद इस पे पिछले 1-2 महीने से जो चल रहा था वो थम गया। जम्मू और कश्मीर को जो बांटने की सियासत थी, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की जो सियासत थी, वो थम गई। ये बहुत अच्छी बात है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं है पूरी कंट्री में किसी कॉलेज को 1 महीने पहले रिकग्निशन मिलता है और 1 महीने के बाद उसी कॉलेज को सेम बॉडी डी रिकग्नाइज करती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंडर प्रेशर आई है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल में आज की राजनीति का सबसे अनोखा प्रयोग जो महाराष्ट्र में हुआ। ऐसा गजब का गठबंधन जिसके बारे में किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। पॉलिटिकल पंडित भी हैरान हैं। ये फॉर्मूला बड़े बड़े नेताओं के गले से नीचे नहीं जा रहा है। वैसे तो देश की राजनीति अखिल भारतीय गठबंधन वाली है, लेकिन ये मामला जरा दूसरे किस्म का है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया जिसकी मुंबई से दिल्ली तक चर्चा है। देखिए, महाराष्ट्र में गठबंधन का अनूठा प्रयोग हुआ है जिसमें एक पार्टी कॉमन है, बीजेपी, जबकि 2 दल उसके धुर विरोधी। हुआ यह कि वहां बीजेपी ने कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ हाथ मिला लिया। ये सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सत्य यही है। इस वैचारिक मिलन में एक इलाका है अंबरनाथ और दूसरा आकोट। पहले बात अंबरनाथ की कर लेते हैं, जहां सत्ता के लिए ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे के हो गए। मजे की बात यह है कि राज्य में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति की सरकार है, लेकिन लोकल बॉडी की कुर्सी के लिए बीजेपी अपने पार्टनर के खिलाफ हो गई। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट को ही किनारे लगा दिया। 59 सीटों वाली अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना 27 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। 14 सीटों के साथ बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर थी। पार्टी ने मौका देखकर 12 सीट वाली कांग्रेस और 4 सीट वाली एनसीपी से हाथ मिलाया और बहुमत हासिल कर लिया। यहां बीजेपी की अध्यक्ष चुनी गई। इस गठबंधन को बीजेपी ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया। यानी जिस बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, जिस पार्टी के खिलाफ अपनी राजनीति खड़ी की, उसी बीजेपी ने अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का गणित साध लिया। खैर, ये तो ही अंबरनाथ नगर परिषद की बात। इसी तरह अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने नया खेल कर दिया। वहां बीजेपी की बी टीम का इल्जाम झेलने वाली एआईएमआईएम से उसने अलायंस करके सबको चौंका दिया। इस गठबंधन में कुछ दूसरे छोटे दल भी हैं। इसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया है। 35 सीटों वाली अकोट नगर परिषद में बीजेपी को 11 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। अन्य दलों में उद्धव गुट के 2, शिंदे सेना के 1, एनसीपी के दोनों गुट मिलाकर 3 और अन्य 3 के समर्थन से गठबंधन को बहुमत हासिल हो गया और बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। अकोट में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी विपक्ष में है। अकोट में 33 सीटों के ही नतीजे आए हैं, 2 पर चुनाव होना बाकी है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले ही नगर परिषद के नतीजे आए थे, जिसके बाद जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हुई। कब अपने पराये और पराये अपने हो गए, ये पता ही नहीं चला। वैसे जब इस अनोखे वैचारिक मिलन की खबर फैली तो मुंबई में बैठे बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए। शिवसेना ने तेवर तल्ख किए तो खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की भी नींद खुल गई। शिंदे गुट ने इस गठबंधन को अभद्र युति करार देते हुए बीजेपी पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। तो फडणवीस ने कहा कि ऐसे गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं होती, इसमें शामिल नेताओं पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि अगर कांग्रेस का कोई भी नेता बीजेपी के साथ किसी भी स्तर पर गठबंधन करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के मुताबिक हमें इस गठबंधन की जानकारी नहीं है, अगर किसी स्थानीय नेता ने ऐसा किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो उद्धव गुट के सांसद संजय राउत बोले, सत्ता के लिए बीजेपी किसी से भी हाथ मिला सकती है। महाराष्ट्र में इस वक्त भले ही नगर निगम चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है, लेकिन नए नवेले गठबंधन की खबरों ने राजनीति में नया तड़का लगा दिया। जिस पार्टी के खिलाफ
महायुति हमेशा लड़ती आई है, शिवसेना लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, लेकिन सिर्फ सत्ता के लालच में कुछ उन्होंने उनके लोकल नेताओं ने इन सभी पार्टियों के साथ अगर युति सिर्फ सत्ता के लालच में लालसा के लिए की होगी तो मुझे लगता है ये गलत है। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। इमिजिएट माझे जे प्रभारी आहे त्यांना सांगितलं मला लिहित मध्ये तुम्ही 10 मिनिटांमध्ये पाठवा करके, 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला। भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, पर अमरनाथ में कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। एमआईएम और बीजेपी बयानबाजी करके लड़ाई में रहते थे, आकोट में बीजेपी ने एमआईएम से मिलकर सत्ता बना ली है, तो कम से कम अब जो प्यार है वो छुपा छुपी नहीं था, अब इनका प्यार खुल्लम खुल्ला हो गया, अब जनता के सामने आ गया है। भाजपा कांग्रेस ये कभी इकट्ठा आ नहीं सकते। हमारी विचारधारा संविधान की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, और हम जात पात प्रांत भाषा इन सब को छोड़कर केवल भारतीयता को मानने वाले लोग हैं। और आपके मन में अब एक सवाल भी होगा कि आखिर इस गुपचुप गठबंधन का पता कैसे चला। असल में अंबरनाथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने डीएम को चिट्ठी लिखी। उन्हें यह बताया गया कि बीजेपी नगर परिषद में कांग्रेस और अन्य दलों को साथ लेकर नया गठबंधन बना रहे हैं। इसी तरह आकोट में अलायंस की जानकारी भी चिट्ठी लिखकर दी गई थी। डीएम को लिखी इन्हीं चिट्ठियों से इस अनूठे अलायंस की जानकारी लीक हो गई। हालांकि पार्टी के बड़े और कद्दावर नेताओं को इस गठबंधन की भनक न हो, उन्हें बताए बगैर जिला स्तर पर ऐसा फैसला ले लिया जाए, ये बात हजम होती नहीं है। इतना जरूर है कि जब भेद खुल गया तो अब यही बड़े नेता कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डैमेज कंट्रोल हर दल में शुरू हो गया। अंबरनाथ के जिला कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि अंबरनाथ में कांग्रेस के सभी 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी कार्रवाई वाली चिट्ठी जारी कर रही है। अकोट में एआईएमआईएम के साथ कथित गठबंधन पर प्रदेश नेतृत्व ने कदम उठाया है। अकोट के विधायक प्रकाश भार सकले को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।